हे भगवान, ये क्या कर रहा है देखो। स्कैनर का मतलब, द वर्ड वेयर स्कैनर इज रिटन, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट स्कैनर। अच्छा, एस पॉइंट वो अलग। आप अपना एस प्लीज, एस S.57 पेज खोल लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। जब भी बोर्ड एग्जाम में आया ना, लोगों ने बहुत गड़बड़ करी। 2020 के एग्जाम में आया था ये, नहीं है। S.57, सॉरी 57, इसमें लिखा है 57, नॉट 87। देयर वॉज अ नील कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ अशोक लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। यानी कि बोल दिया, आपको बोल दिया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडा है, कुछ नहीं करना। और बैलेंस शीट है, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब मुझे बताइए, जब आपको बोला गया कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी नील है, तो आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बना के चलना चाहिए, यही तो होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इधर बनाता हूँ, मैं इधर बना, देखिए इसी तरह से लेके चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर क्या बोला मैंने, क्वेश्चन 11 है, पेज नंबर S.57 है, स्कैनर का क्वेश्चन है। देखिए, रूटीन क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं ऐसे। यहां लिखा हम लोगों ने ए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। और हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हम नील लेके चलते हैं, नील बोल दिया, नील। लोगों ने पता क्या करा, पूरा कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाया और ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग डालना शुरू कर दिया। कह रहे, कह रहा है नील है तो नील रखो ना, उसको और करने की जरूरत ही नहीं है। तो बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मतलब मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा इसको, इन्वेस्टिंग को यहीं रहने देता हूँ, फाइनेंसिंग को उस तरफ ले जाता हूँ। बी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। इन्वेस्टिंग कर दिया, फाइनेंसिंग कर दिया, लिख दिया। और अपना क्वेश्चन बिल्कुल वही तरीका करने का, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं भाई, एडजस्टमेंट क्या लिखी हुई। मशीनरी बुक वैल्यू 60,000, डिप्रीशिएशन 20,000, सोल्ड एट लॉस ऑफ रुपीज 6,000, ऐसा लिखा हुआ है। मशीन की वैल्यू कितनी थी, 60,000 की थी। डिप्रीशिएशन 20,000 का था। सोल्ड एट लॉस ऑफ रुपीज कितना, 6,000, यही बोला करने के लिए, ठीक है। और आप देखिए, मशीनरी की वैल्यू सब कुछ दे रखा, तो हमने बनाना, यहाँ बनाया मशीनरी अकाउंट, ठीक है जी। मशीनरी अकाउंट बनाना सिखाया था पिछली बार, और मैंने कहा था कि मशीनरी अकाउंट के थे ना, सॉल्व योर सेल्फ, तीनों क्वेश्चन थे, वो कर रहे हैं आप लोगों ने अब। छोड़ दिए थे मैंने, हाँ जो छोड़ दिए थे, ठीक है, तुमने कर लिया, बाकी हम तो नहीं करे ना। आइए देखिए, बैलेंस बीडी, मशीनरी का बैलेंस बीडी है आपके पास 11,70,000, 11,70,000। बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी इट सेज 16,30,000। सिर्फ बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना लिखा है, 70,000 रुपए का। इधर बैलेंस सीडी कितना लिखा हुआ है, 1,30,000, 130। वट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन कि डिप्रिसिएशन इस पर 20,000 था, यानी कि मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किस पर, ऑन मशीनरी सोल्ड, जो मशीनरी आप बेच रहे हैं उस पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितने का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है उस पर, 20,000 रुपए का। नाउ दिस इज 150, दिस इज 150। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन कितने का, 80,000 का। ये डिप्रेशन किस पर है, फुल मशीन पर है, बताया था ये वाला हिस्सा फुल मशीन पर, बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर है। ये 20,000, ये 20,000 यहाँ लेके चले गए, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, हाँ जी बोलो। हाँ, ये फुल मशीन पर डिप्रेशन, इधर कितना लिख दिया, यहाँ पर 20,000, थोड़ा वर्किंग रोड में चले गए। कॉस्ट बोली कितनी है भाई, कॉस्ट इट से 60,000, माइनस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना बोले, 20,000। बुक वैल्यू कितनी आ गई, 40,000 आ गई बुक वैल्यू, ठीक है जी। और माइनस लॉस कितना बोले, 6,000 का। तो भाई सेल्स प्राइस कितना आ गया, सेल्स प्राइस 34,000।
दिस इज सेल्स प्राइस, ऐसे कर दी, 34,000 सेल्स प्राइस आ गया, इसे प्लेस कर देते हैं वहां पर अब, है ना। तो अच्छा, अब यहाँ देखिए आप, बैंक बोल दिया, सेल्स, सेल्स कितने की आ गई बैंक में आपके पास, 34,000 की। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के लॉस, लॉस कितने का बोला, 6,000 का। अब इसका टोटल कर लीजिए, कितना आता है बताइए जरा, व्हाट इज द टोटल है। 16, तीन और दो 5, 16, 30, 60, 80, 84, 90, 16,90,000, 6 6 10, 1690, 1690, क्या बोल दिया, बैंक बोल दिया, परचेज बोल दी, 520 की परचेज आ गई बस। अब आप जानते हैं ना, ऑपरेटिंग तो बनाने नहीं है। उस साल जब ये क्वेश्चन आया था, लोगों ने ऑपरेटिंग में भर भर के चीजें डाली, क्यों डाल रहे हो भाई, जब वो बोला नील है तो नहीं डालना। अगर वो बोलते इन्वेस्टिंग इज, अगर वो बोलते ऑपरेटिंग 5,000, इन्वेस्टिंग 7,000, तो यहाँ ऑपरेटिंग 5 लिखो, इन्वेस्टिंग 7 लिखो, फिर फाइनेंसिंग करो, ऐसे करना है। हाँ बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं बनाना। व्हेन क्वेश्चन इटसेल्फ सेज कि ऑपरेटिंग 5 है 7 है, तो फिर उसको हिसाब से चलो। अब जरा मुझे बताइए, सबसे पहले मैं यहाँ से उठाता हूँ चीजें। ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है, इट इज नॉट यूजफुल। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं है। सुनो सुनो, हम तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग ढूंढ रहे हैं ना। अब हमारा, अब हमारा ये भी नहीं जाएगा। सेल्स विल गो, सेल्स, सेल्स यहाँ लिखेंगे प्लस, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी कितने की लिखूंगा मैं, 34,000, दिस इज फाइन। सेल ऑफ मशीनरी 34,000 लिख दिया। इस तरफ क्या आइटम खत्म, परचेज ऑफ मशीनरी लिखूंगा यहाँ माइनस, थोड़ा स्पेस के माइनस, परचेज ऑफ मशीनरी, कितने का परचेज ऑफ मशीनरी, 520 ब्रैकेट में रखेंगे, लेकिन इसको ऐसे कर दिया, हो गया ये वाला पार्ट भी। इधर चलते हैं, ओपनिंग का कोई यूज नहीं है, क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है, और ये डिप्रिसिएशन है, इसका भी कोई यूज नहीं है यहाँ पर, क्योंकि तो ऑपरेटिंग में जाना था। लोग लट लेके, क्योंकि हमें आता है, हम करेंगे जी, ऑपरेटिंग बनाएंगे, ऑपरेटिंग बनाने के चक्कर में कूड़ा हो गया उनका, नहीं करना था, खत्म, पहला एडजस्टमेंट खत्म। अगला एडजस्टमेंट है 8% डिबेंचर्स, देवर इशूड ऑन 1 जुलाई 2018। ठीक है जी, डिबेंचर पकड़ लेते हैं भाई, कितने का डिबेंचर है, नोट्स में लिखा है डिबेंचर, ठीक है। तो नहीं नहीं बेटा, 8% डिबेंचर 3 लाख रुपए का लिखा हुआ है, कहाँ देख रहे तेरे। हाँ लॉन्ग टर्म बोरिंग में नहीं, हम शॉर्ट टर्म बोरिंग वाला देख रहे हैं ना, 8%। सुनो बेटा, समझ मेरी बात, ना ना, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन ने क्या कर दिया, कंसेप्ट के साथ खेला। एक डिवेंचर है लॉन्ग टर्म में, 1 लाख 1 लाख है, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक डिवेंचर डाल दिया उन्होंने शॉर्ट टर्म में, क्यों, वो रिडीमेबल होने वाले थे, उसी की बात कर रहे हैं। तो तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक मेरे हिसाब से डिले होती चली जाती है। कोई बात, इधर देखो, लिखा है 8% डिवेंचर शॉर्ट टर्म में थे ना, 3 लाख, 3 लाख से घटकर कितने रह गए वो, जीरो हो गए। लेकिन एक चीज समझिए, 3 लाख ये वाले और 1 लाख ऊपर वाले, अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट हियर। 31 मार्च, रुक जा बेटा रुक जा, 31 मार्च 18 और 31 मार्च 19, ये 8% डिवेंचर है। ओरिजिनली ये क्या रहे होंगे, ओरिजिनली ये वैल्यू रही होगी 4 लाख, और ओरिजिनली ये वैल्यू रही होगी कितने की, 1 लाख, ऐसे रहा होगा। यानी कि आपने क्या किया, 3 लाख के डिवेंचर रिडीम कर दिए, कब रिडीम किए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1 जुलाई को करे। यानी कि 4 लाख पर, 1 जुलाई तक तो पूरे साल का डिप्रेशन लगाऊंगा, और फिर बचे हुए पे, या फिर मैं क्या करूं, कि जो 1 लाख है, जैसे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पड़ा था वैसा। तो देखिए कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट इसका, मैं इंटरेस्ट बता रहा हूँ, देखो इधर, इसको बाद में देखते हैं इधर। तो मैं क्या करूंगा, 4 लाख पर 8/100 इंटू अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, 3 महीने का, 3/12, फिर वो कितना रह गया अब वो रह गया 1 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12। अब बताइए क्या वैल्यू आती है, व्हाट इज दिस वैल्यू, बताइए कितना आ रहा है। अरे देखो ना बेटा, एक दो ये चला गया, 3 1 जा 3 4 जा 4,
एक 1,000, 8,000 ये आया। और थ्री थ्रीजा, थ्री फोरजा, चार दोजा, एक दो एक दो, तीन 6,000, टोटल कितना आया? 14,000। 14,000 आ गया। ऐसे ध्यान रखना है। नहीं पता चल रहा क्या किया? देख बेटा, 4 लाख, 4 लाख सिर्फ 3 महीने तक रहा। 3 महीने का निकाल दिया। उसके बाद वो घटकर कितना रह गया? 1 लाख रह गया। बाकी के 9 महीने का निकाल दिया। टोटल कितना निकाला? 14,000 निकाला। अब ये जो इंटरेस्ट निकाला टीमें, ये फाइनेंसिंग है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? पहले माइनस रिडम्पशन ऑफ 8% डिबेंचर, दैट यू विल राइट 3 लाख का ब्रैकेट में, माइनस इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर, कितने का? 14,000 का। ऐसे। और सुनो, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो था, इट शुड गो टू ऑपरेटिंग एज वेल, लेकिन ऑपरेटिंग हम बना ही नहीं रहे हैं, तो छोड़ देंगे, नहीं टच करना उसको। ऑपरेटिंग तो बना ही नहीं रहे ना, नहीं डालेंगे उसके अंदर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एडजस्टमेंट है ना, ये 2 जगह जानी थी ना। हाँ, रिडम्पशन को तो 3 लाख होना है। नहीं, हाँ, 4 से 1 लाख घट गया, 4 से 3 लाख होना, और वैसे लिख रखा है। जब लोगों ने ना ऊपर नीचे डिबेंचर देखे 8%, तो दिमाग चल गया, खराब हुआ कि क्या हो रहा है भाई। उसने तो लॉजिकली ठीक करा ना, जो रिडम्पशन उन्होंने तो करंट लायबिलिटी दिखाओगे ना, बिल्कुल ठीक करा था उसने। एडजस्टमेंट्स पूरी हो गई। चलो अब हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं शुरू से। पहले एडजस्टमेंट निपटाऊं, अब क्वेश्चन को शुरू से। शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 11 से बढ़कर कितनी हो गई? 19। तो प्लस कर देंगे क्या? शेयर कैपिटल कितने का? 8 लाख रुपीज का। ऐसे हो गया जी, बिल्कुल ठीक है बात। रिजर्व सरप्लस पे चले जाइए, नोट्स। रिजर्व सरप्लस पे क्या देखते हैं? बैलेंस नोट्स नंबर 1, 2 लाख से घटकर 160, ये तो ऑपरेटिंग में जाता है, टच ही नहीं करना इसको, इसकी जरूरत ही नहीं है। लोग जबरदस्ती ये सब करते चले गए, जिससे उनका पूरा क्वेश्चन खराब हुआ। 6 मार्क्स तक तो आया था। हाँ। हाँ, उन्होंने जबरदस्ती ऑपरेटिंग के सारे हेड लिख डाले। नहीं लिखना था, नहीं करना था। जब लिख रहा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी नील है, तो नील है ना भाई। हाँ। हाँ, तो फिर वो तो वही तो हुआ, और उनसे नील निकली नहीं वो। नहीं ठीक है भाई, तो क्या करें जब? देखो, पहले क्वेश्चन ही 8, पहले जब था क्वेश्चन 8 नंबर के आया करते थे ऐसे क्वेश्चन। अब 8 से घटा के 6 किया, तो उन्होंने बदल दिया उसको। पहले 8 नंबर के मैक्सिमम क्वेश्चन हुआ करते थे, फिर 2020 के कोरोना के टाइम पर उन्होंने 6 नंबर के कर दिए, तब से उसको बदला ही नहीं पैटर्न को। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व सरप्लस इज यूजलेस। लॉन्ग टर्म बोरिंग पे आ जाइए। 8% डिवेंचर ये हम कर ही चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग 8% डिवेंचर कर चुके हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग नंबर 3, ये भी हम कर चुके हैं। एक बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है इसमें, 30 से कितना होगा? 250, तो प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 का, ये जरूर लिख देंगे यहाँ पर। बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया तो क्या कहलाएगा? प्लस। घट गया तो क्या कहलाएगा? आउटफ्लो। और चलते हैं पीछे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नंबर 4। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है भाई, दे रखा है। अब सुनो, ओपनिंग जो होता है वो कहलाएगा टैक्स पेड। क्लोजिंग कहता है, मतलब प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड, करंट ईयर का प्रोविजन मेड। जो तो ऑपरेटिंग में जाना था, हमें टच ही नहीं करना, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में कोई रोल ही नहीं है उसका। अगर कैपिटल गेन टैक्स होता है, डिविडेंड टैक्स होता, तब इस्तेमाल होता। वो तो है नहीं, नहीं चलेगा इसको, ये भी बेकार हमारे लिए। हाँ। हाँ। हाँ, प्रोविजन मेड। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हम कर ही चुके हैं, नंबर 5, है ना। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कर चुके हैं। अच्छा जी, इसके बाद आगे इंटेंजिबल एसेट्स नंबर 6। गुडविल की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। गुडविल बढ़ने का मतलब क्या हुआ भाई? इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। चलो जी, माइनस गुडविल परचेज, कितने से कितना बढ़ रही है बताइए गुडविल? 1 लाख, 1,10,000, ये भी चला गया मामला। अमोटाइज करते हैं, जब तक सेल ना लिखे। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू, अगर बोले ना गुडविल सोल्ड, अब अमोटाइज थोड़ी लिखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स 410 से कितना हो गया? 390। इसका कोई रोल ही नहीं है, ये तो ऑपरेटिंग का आइटम था। इट हैज नथिंग टू डू। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को सबसे लास्ट में टच कर लेंगे। देखिए, सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए, सब कुछ हमने टच कर लिया। कितना कितना हलवा क्वेश्चन था देखो, मतलब 4 एंट्री का क्वेश्चन था कुल मिलाकर ही। लोगों ने रायता फैलाया इस क्वेश्चन में अच्छे से। मतलब अच्छे अच्छे बच्चे जो 100 लाने लायक थे, वो खराब हो गए सारे के सारे, सिर्फ एक छोटी सी चीज की वजह से। तो ये भी हो सकता है कि पेपर आसान है, तो आसान पेपर है तो आसान ही मान के चलना। मैं भी जब आपके अपने बनाए हुए टेस्ट लूंगा ना, एक पेपर बिल्कुल हलवा डालूंगा।
ताकि आपको समझ में आए, एक पेपर सिर्फ, ताकि आपको समझ में आए कि आसान पेपर कैसे होता है। क्या चीज सबसे ज्यादा आसान था? बहुत फिंगर डाउन करा था भाई। ये देखो टोटल बताइए कितना है, व्हाट इज दिस वैल्यू? 6,30,000। 630 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 596। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कैश। क्या लिखेंगे भैया इसको? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 596, ऐसे करके, ठीक है। इसका टोटल कर लीजिए, बताइए कितना होता है। वेरी टोटल 5 लाख पॉजिटिव है नेगेटिव? 5,06,000 बाहर डाल दीजिए। और क्या लिखिए? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। अब जरा 596 और 56 का टोटल करो, कितना आता है? अरे 90 नेगेटिव, ठीक है। नेट नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर आ गया, प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना ओपनिंग कैश एंड कैश? 5,20,000। 410, नहीं 410 कैसे? 430 भाई। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इतना आसान क्वेश्चन था ये, 6 नंबर का। करना ही था कुछ, ऑपरेटिंग होता थोड़ी ज्यादा वैल्यूज बन जाती। उस साल पैटर्न बदल गया था ना। कैश फ्लो का क्वेश्चन 6 नंबर का देना था। कितना आसान है करना इस क्वेश्चन को। तो यही मुझे बताना था, तो जरूरी नहीं कि आपसे फुल फ्लेज क्वेश्चंस करवाएं। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखिए अपना जरा, आई जस्ट शो यू। अब अगर ये नोट कर लिया आपने, तो अपनी बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठाएं एक। एक्सरसाइज में क्वेश्चन में देख रहा था, जिसमें सिर्फ 5 हेड थी, 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 56, लास्ट क्वेश्चन आपके बुक का देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, लिखा है, सब कुछ दे रखा है आपके पास। आपको बोला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकालिए। आपको बोला प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालिए। आपको बोला इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालिए। मतलब आपको फॉर्मेट में कुछ करना ही नहीं है। करना नहीं, फॉर्मेट में नहीं करना, क्या करोगे? मर्जी है आपकी। मतलब हो तो वही रखा है ना। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस करते थे, फिर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, मतलब फॉर्मेट, इसमें फॉर्मेट बनाने नहीं है आपसे। हम क्या करते थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकलवा लिया एक, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकाल दिया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बोल दिया तीसरा आइटम, ठीक है। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोल दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोल दिया, प्लस माइनस करके निकाल लीजिए। देयर इज नो नीड टू पुट सच क्वेश्चंस इन द फॉर्मेट। बिना फॉर्मेट में डाले आपका काम हो सकता है। अब वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लीजिए, फाइनल सॉल्यूशन में लिखिए इन्वेस्टिंग का इतना, फाइनेंसिंग का इतना, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इतना। आराम से कर सकते हैं, कुछ नहीं करने की जरूरत है। और ऐसे क्वेश्चन का भी पैटर्न 2021-22 में इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। क्लियर है इस? हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं। अरे भाई पिछले साल वाला जो पेपर था, पिछले, नहीं उससे नहीं, उससे पिछले वाले में, वो जो जिसमें 2 बोर्ड हुए थे, उसमें ऐसा क्वेश्चन बना के दिया था। क्योंकि वो पता क्या था उसमें, मेरे ख्याल से ये वाला जो था चैप्टर कैश फ्लो, मल्टीपल चॉइस, ये हाँ, ये सुन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चला गया था, केस बेस में बन गया था ये। तो मान लो एक केस बेस क्वेश्चन आ गया, चार, 1 2 3 4 5 दे दिए, अरे कहाँ से हाँ हाँ, वैसा था। फर्स्ट थर्ड करके उन्होंने ऐसा करा था। एनीवे, अरे छोड़ देना, जब जहाँ थे तुम अपना देखो, तुम्हारे पास सारी बुक है। ये क्वेश्चन कर लिया, समझ में आया कि आपके पास फुल फ्लेज क्वेश्चन के अलावा भी क्वेश्चन करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। अब जरा नोट्स निकालिए एक बार, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूंगा आपके सामने। कौन से वाले? बताइए कौन से वाले? हाँ जी। डिप्रिसिएशन का जो था ना, वो अच्छे एडजस्टमेंट्स हैं। अगर वो आते हैं एडजस्टमेंट, तो मतलब समझ लो कि गुड़ गोबर हो जाना सबका। क्या स्क्रीन पर जो मैं बता रहा हूँ, नए नोट्स, क्या नोट्स तो एक ही तरह के हैं। क्या इस स्क्रीन पर दिख रहा है सबको? पीयूष को दिख रहा है, रौनक को दिख रहा है, नंदिनी को दिख रहा है? कैन यू सी दिस? यस सर।
हाँ जी, आ जाइए जरा। जहाँ लिखा था ना मैंने, डू इट योर सेल्फ, ये निकाल लीजिए। डू इट योर सेल्फ अच्छे क्वेश्चन से मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, मजा आएगा करने में। ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। देखिए फटाफट से अपने सामने स्क्रीन पे देख लीजिए, नोट्स पे निकाल लीजिए। इनके बिना ना कैश फ्लो अधूरा हो जाता है, क्योंकि इसकी रिवीजन नहीं करवा पाऊंगा, इसलिए मैं इन सबको अभी डिस्कस करे दे रहा हूँ आपके सामने। और इसके बाद ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया, एवरीथिंग यू नो। मोर फॉर रिवीजन नहीं है बेटा, ये पेज नंबर 7 है, पेज नंबर 7। और सुनो, इस साल आपको बताया था ना कि बोर्ड में आपको वो फॉर्मेट वाली शीट नहीं मिलेंगी, वो बहुत कंफ्यूजिंग था और पेज बर्बाद होते थे उससे। नहीं, छोड़ दो, तुम्हें नहीं पता तो छोड़ दो। आइए देखते हैं। 3 केस हैं, काफी अच्छे केस हैं, मजा आएगा देखकर। आपके पास मशीनरी की वैल्यू 4 लाख से 5 लाख हो गई, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 से 2 हो गया। अ पार्ट ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड रुपीज 2 लाख एट ए प्रॉफिट ऑफ 30,000। देख रहे हो, पार्ट ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड फॉर रुपीज 2 लाख है, सेल्स प्राइस दे रखा है, और बोला है कितने प्रॉफिट में बेचा, 30,000 रुपये बोला है। और डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, और फुल मशीन का डेप्रिसिएशन दे रखा है, मतलब पार्ट का डेप्रिसिएशन भी नहीं दे रखा। तो ये थोड़ा सा हिडन टाइप का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखें। दोनों अकाउंट बनाते हैं, आराम से सॉल्व होगा, मजेदार से सॉल्व होगा ये। देखिए कैसे। ये नोट्स का पेज नंबर कितना है, 7 का केस 1 है, क्वेश्चन 1 था ये। तो हमने बनाया यहाँ पर मशीनरी अकाउंट, बना लेते हैं, ठीक है। और इस तरफ बना लेते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड ही है वो। पता है क्या है, जरूरी थोड़ी कि डायरेक्ट देते हैं आपको क्वेश्चन, थोड़ा सा ये थोड़ा इनडायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट है। चलिए मुझे बताइए, बैलेंस बीडी कितनी है इसमें। क्या, मशीनरी में बैलेंस बीडी 4 लाख, बैलेंस सीडी कितनी बोली है, 5 लाख। ठीक है जी, 5 लाख। ये बैलेंस बीडी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कितनी बोली है, 3 लाख। और ये बैलेंस सीडी कितना बोला गया है, हाँ, 2 लाख। ठीक, आ जाओ भाई। अब आपको बोला गया, आपके क्वेश्चन में वर्किंग नोट क्या है, देखो जरा ध्यान सुनना। अब मशीनरी बस सेल्स प्राइस मशीन का कितना है, 2 लाख है, सेल्स प्राइस 2 लाख है। और क्वेश्चन में क्या बोला कि प्रॉफिट पे गई है ये, सेल्स प्राइस है ना, ऊपर ऊपर प्रॉफिट जो है वो मुझे नहीं पता कितना है, और जो इसकी बुक वैल्यू है वो भी नहीं पता मुझे कितनी है। प्रॉफिट कितने का है, 30,000 का प्रॉफिट बोला गया, और सेल्स नहीं। अब रुक तो जाना, क्वेश्चन में परसेंटेज तो नहीं दे रखा। आई जस्ट सी दैट, जस्ट अ मिनट। हाँ, प्रॉफिट ऑफ 30,000, चलो जी देखते हैं, आ जाओ। यानी कि बुक वैल्यू हमें नहीं मालूम है, लेकिन प्रॉफिट हमें मालूम है, तो बताइए बुक वैल्यू कितनी निकल आई, देखो जरा। हाँ, 170 इज योर बुक वैल्यू, 170 बुक वैल्यू है ना, बुक वैल्यू है। चलो अब जरा देखते हैं। आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी कितने का दे रखा है, 1 लाख। यहाँ लिखूंगा मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिप्रिसिएशन ऑन फुल मशीनरी कितने का भाई, 1 लाख का। ये वैल्यू कितनी होगी, 4 लाख। ये वैल्यू कितनी हो गई, 4 लाख। देख रहे हैं, 4 लाख हो गई। इधर मशीनरी अकाउंट बोलूंगा तो क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर है यहाँ पर, कितने का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ गया, बताइए, 2 लाख का। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए का आ गया। हमें तो ये निकालना था ना, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन था। तो हम क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे यहाँ पर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का, 2 लाख का। बैंक बोलकर सेल कितने की हो रही है, हाँ, सेल 2 लाख की हो रही है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर गेन कितने का हो रहा है, 30,000 का हो रहा है। हमारा काम खत्म। हमें तो वो करके उसको भी लेने की जरूरत नहीं थी। हमारे इस क्वेश्चन में क्या था, जो मशीन बेचे उस पर कपड़े का पार्ट ऑफ मशीन का डिप्रेशन कितना था वो नहीं पता था। अब जरा इसको मैच करिए, ये कितनी वैल्यू होती है, 5 to 7 to 9 लाख, ये 9 लाख। ठीक है,
ये बैंक बोलकर परचेज कितने की आ गई? परचेज 430, हाँ 470 की परचेज आ गई। हो गया, क्वेश्चन खत्म आपका। तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सिंपल वैल्यूज बना के दे दें, ऐसा भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा क्या किया हम लोगों ने इसमें। हमने नोन से अननोन की तरफ चले हैं। हमारे पास जनरली ये गिवन होता है, ये जिसकी मदद से हम क्या निकालते हैं, ये निकालते हैं, लेकिन हमारे पास ये था। तो यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट कि क्वेश्चन में आपको टुकड़े का डेप्रिसिएशन गिवन है या पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन गिवन है। और आप जानते हैं इस मेथड में कभी भी पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं जाता है। बच्चे पता है क्या गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, वो यहाँ लगा देते हैं। अरे ये विदाउट प्रोविजन वाला मेथड थोड़ा ही, ये तो विद प्रोविजन वाला मेथड है। ये तो बैलेंसिंग फिगर निकली ना। ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन अ पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड। पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ये। ऐसा किया हमने। दिस पार्ट इज ओके। अब आप जरा इसके आंसर के साथ मैच कर लीजिए इसको। कहाँ, ठीक है, कहाँ क्या जाना है ये आपको अच्छे से मालूम है। ये इन्वेस्टिंग का प्लस हो जाएगा, ये इन्वेस्टिंग का माइनस हो जाएगा, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसीव्स में जाके माइनस हो जाएगा, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में प्लस हो जाएगा, खत्म आपका पार्ट। ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये हमारा निकल आया। बाकी कैसे प्लेस करना, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। अगला केस चलते हैं, केस टू। केस टू देखिए ध्यान से। A part of machinery having book value 1,50,000, accumulated depreciation 30,000, sold at a profit of 45% on sales। अब यहाँ रेशियो एनालिसिस की लंगड़ी घुसा दी है जबरदस्ती में। भाई हमें बुक वैल्यू दे रखी है, बुक वैल्यू में प्रॉफिट निकालना हमारे लिए आसान होता है। हमें बोला प्रॉफिट सेल्स पर है, बुक वैल्यू। तो अब देखिए कैसे करना था इसको, दोबारा से करते हैं, दोबारा वही तरह से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। ये नोट कर चुके हो तो बताइए मुझे, अगर ये सोल्यूशन ऑनलाइन में नोट कर लिया था रौनक ने, पीयूष ने, नंदनी ने, ये वाला पार्ट। ओ सर। यस सर। हाँ कोई बात नहीं, अगर नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं नोट करा तो नोट कर लीजिए। मैं अब केस टू वाली की, केस टू का स्ट्रक्चर यहाँ बना के चल रहा हूँ। आई प्रिपेयर हियर व्हाट, मशीनरी अकाउंट और डेबिट और क्रेडिट बोल के, और इधर बना रहा हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट। अच्छा, मुझे बताइए इसकी बैलेंस बीडी कितना था, इसका बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी बताता चले कोई। ये ओपनिंग बैलेंस है 18 लाख, और नीचे वाला बैलेंस कितना है, 7 लाख। ऐसे कर दिया। प्रोविजन बताइए कितना बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी 3.5 लाख। ऐसे कर दिया। दिस इज डन। इतना करा हम लोगों ने, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं दोबारा से कि क्या क्या कह रहे हैं हमसे। और आपको मैंने अच्छा, ये इसमें ना एक्स मान के करने की जरूरत नहीं, हम सीधा शॉर्टकट लगा सकते हैं। शॉर्टकट लगाएंगे अभी। पार्ट ऑफ मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू 1,50,000, बुक वैल्यू गिवन है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, और बुक वैल्यू गिवन है, और क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन दे रहा हूँ। डेप्रिसिएशन का क्या करना है, मैंने मैंने यहाँ लिखी बुक वैल्यू। कितनी बुक वैल्यू बोल रखी है क्वेश्चन में, 1.5 लाख बोली हुई है, ठीक है। अच्छा, और सुनो, पार्ट मशीन का यहाँ मैंने लिख दिया मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड कितना है, 30,000। तो दिस वैल्यू इज व्हाट, 380। दिस वैल्यू इज व्हाट, 380। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। फुल मशीन का, फुल मशीनरी का डेप्रिसिएशन है ये कितना, 80,000। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, ये प्रॉफिट में बोला ना, सेल में, लॉस में बोला है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना बोले, 25% ऑन सेल्स, ठीक है। तो मुझे बताइए ऑन बुक वैल्यू कितना हो जाएगा। देखो 25 अपॉन में, अगर ये 25% ऑन सेल्स है, यानी कि कितना है, 1/4 ऑन सेल्स है। तो मैं कितना कर दूंगा, है ना, ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1/4। अब सेल से कॉस्ट पे जाना तो क्या करना पड़ेगा, सेल से कॉस्ट पे 1 - 4 - 1, यानी कि 1/3 ऑन बुक वैल्यू, 1/3 ऑन बुक वैल्यू कितना हो गया, 50,000 हो गया। हाँ, शॉर्टकट नहीं सिखाया था रेशो में, कॉस्ट से सेल से कॉस्ट पे जाने वाला शॉर्टकट।
एक्स मान के भी कर सकते हैं। लेट सेल्स प्राइस इज एक्स, तो प्रॉफिट कितना हो गया, एक्स का 25%। मैंने तो शॉर्टकट लगा दिया, 25% ऑन सेल्स है, 1/4 ऑन सेल्स है, तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा, 1/3। 50,000 क्या निकल आया आपके पास, प्रॉफिट निकल आया। अब जरा देखिए सेल्स प्राइस क्या हो जाएगी आपकी, सेल्स प्राइस बुक वैल्यू 1.5 लाख प्लस 50,000 का प्रॉफिट, कितनी की, 2 लाख की। हो गया क्वेश्चन, इतना सा यही था बस, और कुछ नहीं था। इधर आ जाइए, बैंक सेल कितने की लिखूंगा, पहले पहले इधर करते हैं, पहले यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखिए, कितने का लिखूंगा, 30,000 का। ठीक है, बैंक बोलकर सेल लिखूंगा, सेल, सेल कितने की बैंक में, 1,50,000 की है ना, नहीं सॉरी, सेल प्राइस 2 लाख रुपया ना, 2 लाख रुपया। इधर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर क्या बोलूंगा, गेन, कितने का गेन है, 50,000 का। अब जरा बराबर करिए, वैल्यू निकालिए कितना आता है, व्हाट इज दिस वैल्यू, 18,50,000। ठीक है, ये कितना आया, 1850। तो यहाँ इधर इस जगह पे क्या आने वाला है बताइए, इस जगह पे क्या आएगा, क्या क्या क्या। ठीक है, क्योंकि क्योंकि देखो, तुम जरा समझना कि ऑलरेडी सेल 2 लाख की है, ऑलरेडी सेल 2 लाख की है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ चुका है, कोई और मशीन बिक नहीं रही है, सेल्स प्राइस ऑलरेडी आ चुका है, बैलेंस सीरी ऑलरेडी है, तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं ना करने के लिए, मैं क्या करूंगा, मेरे पास फिर भी इस तरफ डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब हमने ड्यूरिंग द और मशीनरी सेल करी। अगर आप स्ट्रक्चर देखें इस अकाउंट का, तो उसमें बैलेंस बीरी आता है, बैलेंस सीरी आता है, इधर प्रोविजन आ जाता है पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड का, इधर सेल्स प्राइस आ जाती है, इधर प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, यही तो, इधर बैंक बोल के परचेज आ जाता है, लेकिन इधर तो है नहीं, ये तो इधर ही ज्यादा है, इधर ज्यादा तो मैं उस तरफ जाऊंगा, उस तरफ जाऊंगा तो क्या करूंगा फिर मैं, अगेन आई विल राइट सेल्स। हाँ, अब दोबारा से मैं बैंक बोलूंगा यहाँ पर, ये सेल दोबारा से सेल है, लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर वाली सेल है, तो कितने की, 520 की, 920 की, तो मतलब कुल मिलाकर सेल कितने की होगी आपके पास, 1120 की हो चुकी है। टोटल करो ना, 7 9 16 तो 18। हाँ, 5 नहीं बेटा, 920, दिस इज 920, ऐसे करा। तो ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन था, जहाँ सब वैसे जनरली आपको डिफरेंस इधर दिखता है, उधर डिफरेंस दिख गया, है ना, तो क्या किया ऐसे, हाँ, बोलो, ये वाली, ये वाली, ये गिवन था, ये गिवन था, और ये भी गिवन था, तो निकल आई वैल्यू। इसका मतलब है प्रैक्टिस नील बटे सन्नाटा इस चैप्टर की। बेटा एक जब आप नोट्स खोलेंगे ना, तो आपको ना अच्छा खासा एक स्ट्रक्चर बना के दे रखा है ऊपर, जब ये चैप्टर शुरू करवाया था, ये देखो ये वाला पार्ट, यहाँ बता रखा है कि क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, दिखा रखा है ना, देखो फिक्स एसेट्स अकाउंट ये वाला था मेथड, इस वाले में देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये दोनों बना रखा है ना, देखो पेज नंबर 6 पे देखिए, किस अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं दे रखी है, स्ट्रक्चर बना के दे रखी है। अच्छा क्या लगना है, केस नंबर क्या था, ये 2 था। ठीक है, क्या इसका, हाँ हाँ, हाँ मतलब क्वेश्चन 2 था जो आपको डू इट योर सेल्फ था। इसके आंसर के अंदर क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर, सेल ऑफ मशीनरी 1120 की है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गेन ऑन मशीनरी हो गया, ये सेल ऑफ मशीनरी 1120 की आ गई है अब आप। वैसे तो नॉर्मली देखा जाए तो कितनी की दिख रही थी सेल ऑफ मशीनरी, 2 लाख की दिख रही थी, हाँ 2 लाख की ना, तो 920 इसके अंदर, क्योंकि वो बैलेंसिंग फिगर मेरी डेबिट में जा ही नहीं रही थी। केस 3 लेके चलते हैं हम, नहीं सॉरी क्वेश्चन 3, मशीन की वैल्यू 2 से 3 हो गई, एक्यूमुलेटेड डिफरेंस 10 से 20 हो गया, तो पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 10,000, एक्यूमुलेटेड डिफरेंस 6,000, सोल्ड फॉर 8,000, परचेज कंसिडरेशन ऑफ मशीनरी वाज सेटल्ड बाय इशू 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ पेन ईच एट 20% प्रीमियम एंड बैलेंस बाय एक्सेप्टिंग अ बिल। यहाँ देखते हैं, अब ये मतलब ऐसा क्वेश्चन आने का मतलब बच्चा बौखला जाता है, क्योंकि बुक में ऐसे क्वेश्चन है नहीं, पर कंसेप्चुअल है, नहीं है ना, नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग तो कर रहे हैं ना, कैसे करना है वही बनाते हैं, सारे अकाउंट नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं पहले, और कुछ नहीं, बहुत ही हलवा चीज है, बहुत ज्यादा आसान चीज है, नहीं आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी, कंसेप्चुअली तो है ये चीजें। क्या आपने कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश डिवेंचर में नहीं पढ़ा, शेयर्स में नहीं पढ़ा, जब आपको इसकी पूरी पढ़ाई थी, तब भी तो बताया था कि एसेट्स वगैरह खरीद रहे हैं,
इसके बदले में शेयर डिबेंचर इशू करेंगे तो कैश फ्लो में एडजस्ट ही नहीं होते हैं। और उसका प्रैक्टिकल कैसे होता है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो बताइए पहला अकाउंट क्या बनाया, मशीनरी अकाउंट। ये क्वेश्चन 3 है, मशीनरी अकाउंट बना लिया भाई, और इधर बना लिया प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए बताइए व्हाट इज बैलेंस बीडी, 2 लाख। व्हाट इज बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितने का है, 3 लाख। ऐसे करके ठीक है जी। इधर बैलेंस बीडी कितने का है बताइए, हाँ 10,000। इधर बैलेंस सीडी कितने का बोला, हाँ 30,000। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है आपको, अच्छा रुक जाइए मैं देखता हूँ यहाँ पर, पहले इस जगह बनाते हैं यहाँ पर। पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग लिखा हुआ है, ठीक है, चलो ठीक है। कॉस्ट कितने की है, 10,000 की। आगे क्या किया आपने, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना बोले, 6,000। तो क्या निकला है, बुक वैल्यू निकला है कितने की, 4,000 की। माइनस सेल कितने में कर दिया, 8,000 में। प्रॉफिट कितने का, या गेन 4,000 का। ठीक है, चलो आओ इसको देखते हैं। यहाँ मशीनरी अकाउंट लिखूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड कितने का, 6,000 का। ये कितना हो गया, 26,000। ये कितना हो गया, 26,000। इधर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर क्या निकला है, डेप्रिसिएशन फुल मशीन का निकल आया 16,000। यहाँ तक ठीक है कहानी, इस तरफ चलते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना लिखा इसने, 6,000 लिखा। बैंक बोलकर सेल कितने में लिखी है, 8,000। ठीक है जी, लिखा है 8,000। और इस तरफ चले जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर गेन, कितने का गेन बोल रहे हैं भाई बताइए, 4,000 का गेन बोल रहे हैं। 3,14,000 कितना है, 3,14,000। अब मुझे बताइए परचेज, परचेज कितने की हुई है, बताइए परचेज कितने का हुआ है, 1,10,000 का परचेज है। एवरीबडी इज ओके विद दिस, परचेज कितने का, 110 का। ठीक है, बोलो ना क्या कंडीशन है परचेज की, बताइए इस 110 में कैसे बाइफरकेट करा गया, बताइए जरा क्या लिखा है? हाँ, 1,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 25% प्रीमियम। अब सुनो सुनो, 1,000 इंटू 12.5, बेटा समझो ना, 10 रुपए का 25% कितना होता है, ₹2.50। इशू प्राइस कितना हो गया, ₹12.5 हो गया। तो 10,000 इंटू 12.5 कितना हो गया बताइए, व्हाट इज द वैल्यू, कितना हो, 12,500। आउट ऑफ 1,10,000 12,500 क्या हो चुके हैं, फेयर हो चुके हैं ना इशू, है ना। अब क्या बचा, 97,000। बैलेंस कितना बचा, 1,10,000 माइनस 12,500 कर दिया, बैलेंस कितना बचा, व्हाट इज द बैलेंस नाउ। एंड इसका क्या किया आपने, इसका बीपी एक्सेप्ट कर दिया, बीपी, है ना, इसका बीपी एक्सेप्ट करा। तीसरा कहाँ से आ गया, कैश पे, कैश थोड़ी दिया है, कैश भी दिया है क्या। हाँ, अब इधर देखिए, ये जो बैलेंसिंग फिगर आई थी ना, कितने की आपकी, कितने की बैलेंसिंग फिगर आई थी बताइए। इसमें लिखेंगे क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना लिखेंगे, 1,000 इंटू 10, 10,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना लिखेंगे, 1,000 इंटू 2.5, 2,500 लिखेंगे। बिल्स पेबल कितना लिखेंगे, 97,500। तो ये जो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला, ये परचेज कंसिडरेशन सेटल हुआ। अब जरा देखिए क्या होने वाला है, ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई रोल नहीं है, इसका और इसका कोई रोल नहीं है। ये
नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जाके प्लस हो जाएगी, ये इन्वेस्टिंग के अंदर क्या हो जाएगी, प्लस। इसका ओपनिंग क्लोजिंग का कोई रोल नहीं है, ठीक है। सेल जो हो जाएगी, ये जो गेन है, गेन नॉन कैश ऑपरेटिंग में जाके माइनस हो जाना है, इसका कुछ करना ही नहीं है, इनमें तो कैश फ्लो ही नहीं हुआ। जनरली हम बैंक बोल के परचेज लिखते ना, नहीं लिखेंगे। परचेज के नाम पे क्या क्या आ गया, इक्विटी शेयर आया, प्रीमियम आया, बीपी आया। अगर वो कहता कि बीपी 40,000 का होता तो मैं बीपी 40 करता, फिर जो बचा हुआ अमाउंट था, मतलब कितना, 57,500 का, उसको कैश फ्लो में डाल देता, उसको परचेज बोल के डालता, तब ऐसा होता। तो पूरे बचे हुए अमाउंट के लिए बीपी बोलते, बटे के लिए बीपी हो गया, तो हो गया बीपी, हो गया, चलो क्या है ना। दिस इज हाउ क्वेश्चन हैपेंस, इस तरह से चलता है इसका काम। तो ये थे 3 केसेस जो मुझे आता खुद करके लाना, लेकिन थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाते हैं, नहीं करते हैं केस पूरा। अब हमारी शीट के हमने सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब इससे क्या होने वाला है, तुमने तो नहीं करा ना कुछ भी, हाँ जी। बुक के तो अब क्या बोलूं मैं आपको, रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन कर, देखो क्वेश्चन करने का तरीका, इस स्टेज पे जब आपकी डेट की डिक्लेयर हो चुकी है, स्कैनर के क्वेश्चंस करिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, 2 सैंपल पेपर खरीद लीजिए, एक डीके गोयल भाई साहब का, एक डीके गोयल का, और एक सुभाष डे का, 2 खरीद लीजिए। पहले डीके गोयल के सॉल्व वाले करिए, वो एग्जैक्टली बोर्ड पैटर्न का होता है। लेकिन क्या होता है कि अगर बोर्ड पैटर्न के सैंपल पेपर करेंगे तो आप 100 नहीं ला सकते हैं, आपको करने वैसे सैंपल पेपर जो बोर्ड पेपर है थोड़ा सा मुश्किल हो, वो वैरायटी आपको सुभाष डे में मिल जाती है। बचे क्या, बेटा वो परीक्षा करके होती है, परीक्षा सीरीज होती है, तो 3 पेपर होते हैं, वो सबसे लास्ट में करने चाहिए, अभी नहीं उनके साथ दिमाग ट्राई करो। अभी आप क्या करिए, जितने क्वेश्चन, जितने मैक्सिमम पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें सोल्यूशन के साथ है, यहाँ के बैठिए, मैंने बोला आपको यहाँ के बैठिए, सॉल्व करिए। एक हर अल्टरनेटिव मैंने प्लान भी बना के दिखाया था पिछली बार की, कितना कितना करना चाहिए, दिखाया था शायद, है ना। हाँ, नहीं मैंने मैंने चार्ट नहीं दिया था, नहीं मैंने आपको बताया था, नहीं यह चार्ट नहीं। देखिए मैं अभी बता देता हूँ कैसे करना चाहिए, क्योंकि सुनो बेटा सुनो, क्योंकि आपके बोर्ड की डेट शीट डिक्लेयर हो चुकी, तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए आप मंडे ले लीजिए, ट्यूसडे ले लीजिए, वेंसडे ले लीजिए, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। और संडे भी गिनिएगा, कोई संडे वनडे नहीं है कि छुट्टी छुट्टी बहुत हो गई। पहला आपने अकाउंटेंसी कर लिया एक, फिर बिजनेस स्टडीज कर लीजिए हल्का वाला, ठीक है, फिर मैथ्स कर लीजिए एक, फिर इको कर लीजिए 2, फिर से अकाउंट्स कर लीजिए 3, इसके बाद आएगा तुम्हारा इंग्लिश, फिर कर लीजिए मैथ्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं बेटा, करिए करिए प्लीज करिए, बर्बाद हो जाओगे। अकाउंटेंसी के 2, मैथ्स के 2, इको का, बिजनेस स्टडीज का, इंग्लिश का, एक एक सैंपल पेपर, एक हफ्ते में इतना टारगेट रखिए। जिनके पास मैथ्स नहीं है वो अकाउंट से ज्यादा निपटा लीजिए, है ना। चाहे आपका सिलेबस पूरा हुआ ना हुआ, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट पेपर करने शुरू करिए। पतली सी नोटबुक बना लीजिए, सैंपल पेपर 1 डीके गोयल, पेज नंबर इतना, उसको जब आप पेपर सॉल्व कर लेंगे तब आपको दिखेगा कि आपने कहाँ कहाँ गलती करी। उन क्वेश्चंस को, उन कंसेप्ट को लिख लीजिए। बच्चे पता क्या करते हैं, वो पेपर सॉल्व करते हैं और वो क्वेश्चन स्पेसिफिक गलती को दूर करते हैं, वो कंसेप्ट की गलती दूर नहीं करते। हमारे नोट्स हैं, उनको पढ़िए, मेरी गारंटी है कि कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको नोट से बाहर दिखेगा, या जो क्लास में डिस्कस किया उससे बाहर दिखेगा। उनको डिस्कस करिए, वो नोट्स को, उस गलतियों को लिख दीजिए उस पेज पर। उसके बाद क्या करना है आपको, अगला सैंपल पेपर जब करने जाएं पहले उन गलतियों को पढ़ लो, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली दूसरे सैंपल में फिर गलतियां दिखेंगी आपको थोड़ी सी, उसको नोट करिए। तीसरा सैंपल पेपर करने जाएं जब, पहले और दूसरे सैंपल पेपर की गलतियों को देख के आगे बढ़ें। इससे आपका कॉन्शियस माइंड अलर्ट रहेगा कि यार ये गलतियां नहीं करनी है मैंने, वरना हर पेपर में वही गलती। बच्चे पता क्या करते हैं, कुछ बच्चे अभी 20 सैंपल पेपर के पहले 1 मार्कर सारे कर लेते हैं। सम एक्सपर्ट्स टेल देम कि ऐसा करो, फिर वो 3 नंबर वाले सारे कर लो, फिर 6 नंबर वाले सारे कर लो, तो गलती कहाँ पता चली, नहीं पता चली ना। अभी नहीं करना ये काम, ये तो फिर जो बच्चे सबसे लास्ट में जागते हैं, जब फरवरी के महीने में जागती है, उनके लिए होती है एक्सरसाइज, के लिए थोड़ा ही है। फुल फ्लैश पेपर करिए, 3 घंटे के टाइमर में चॉइस के साथ करिए। नहीं 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 नहीं,
3 घंटे के टाइम में चॉइस के साथ करिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि 3 घंटे में आप चॉइस के साथ कर लेंगे पेपर पूरा, तब आपका बोर्ड का पेपर 2.5 घंटे में हो जाएगा। और आपको मालूम है कि आपने दोनों चॉइस करी है, आपको मालूम है कौन सी चॉइस अच्छी कौन सी चॉइस बुरी है, तो आपका जजमेंट, आपका विजडम बढ़ेगी कि आपको चॉइस सेलेक्ट करनी आएगी। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं होगा ना फिर ऐसा। जब आपका टारगेट है कि फिर जैसे 3 घंटे में घड़ी बंद हुई, फिर देखा कितना छूट गया है, उस पेपर को सॉल्व करा बैठ के एक्स्ट्रा टाइम लेकर, और अगली बार कोशिश करी कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम कम रिड्यूस हो। आएगा एक दिन ऐसा आएगा, जब आपका एक दिन आएगा कि जब आपका पेपर तीन चॉइस के साथ हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में जब पेपर मिलता है ना, 15 मिनट बजाय कि 1 मार्कर सॉल्व करने के, ये डिसाइड कर लीजिए कि चॉइस के कौन से क्वेश्चन करने हैं। गलत है, तुम फंसोगे फिर एग्जाम में। सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा चॉइस करना है आपको, उस पर निशान लगा लीजिए, उसको जजमेंट करिए कि कौन सी चॉइस आसान होती है आपके लिए। और ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका अपना। क्योंकि जैसे एग्जाम के दिन में 4 दिन 5 दिन का गैप होगा, वो पतली फाइल कॉपी उठाई, सारे डाउट पढ़ लिए कहाँ कहाँ गड़बड़ थी, 2 4 सैंपल पेपर तब और कर लीजिए। अभी आप इस स्टेज पे हैं कि आप आराम से अपना सैंपल पेपर की टैली 20 25 30 तक ले जा सकते हैं। और इंतजार मत करिए कि यहाँ ग्रुप में पेपर होंगे, वो तो जब होंगे तब होंगे ना। अपनी इंडिविजुअल टैली बढ़ाई, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ठीक है। और हर सैंपल पेपर के साथ यू हैव टू इम्प्रोवाइज। और सुनो, इररिस्पेक्ट, हाँ टॉपिक लिख दीजिए, गुडविल है। गुडविल में क्या गड़बड़ हो रही थी, वेटेड एवरेज में गड़बड़ हो गई थी, या ये एडजस्टमेंट गड़बड़ हुई थी, नोट कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू इम्प्रोवाइज कंसेप्ट रेदर देन यू हैव टू इम्प्रोवाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस या लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन नहीं। अगर आपको इशू शेयर के क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है तो कंसेप्ट पढ़िए, गुडविल में गड़बड़ होती है गुडविल का कंसेप्ट पढ़िए, इस तरह से इंप्रूवमेंट आएगी। और सुनो, चाहे सिलेबस रिवाइज हुआ है नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना बिना मैं 22 साल तो मुझे पढ़ाते हो गए, हर साल नई चीज सीखने को मिल जाती है। तो तुम बोलो ना हमारी तैयारी पूरी होगी, तैयारी तो तुम्हारी अगले साल ही पूरी नहीं होगी। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा है? तुम्हारे साथ तो है ऐसा, तुम्हारे साथ तो ऐसा। तो मैं रिवीजन करा जब मैं रिवीजन कराऊंगा ना, तो व्हाट आई डू इन रिवीजन, मैं रिवीजन में वही हॉट टॉपिक लेके चलता हूँ जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। मैं आसान चीज तो लूंगा ही नहीं ना फिर। क्या चीज मैं समझा नहीं। हाँ, तो मुझे मालूम है ना, मुझे मालूम है कि फंडामेंटल में प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मुझे मालूम पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन आते हैं, मुझे मालूम है गारंटी के क्वेश्चन आते हैं, मुझे मालूम 1 मार्कर में इंटरेस्ट ड्राइंग इंटरेस्ट कैपिटल के क्वेश्चन आते हैं। आई रिवाइज ऑन दो दैट स्पीड। हाँ लेकिन अब हम 50 क्वेश्चन, मैं वो 1 महीना तो लगा के थोड़ी करूंगा, वो 3 क्लास की रिवीजन करूंगा उसकी, उससे ज्यादा थोड़ी करूंगा। आई टेक क्वेश्चन कुछ अब खुद क्रिएट कर दूंगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ जनता के आने का, अगली क्लास से कर लूंगा शुरू। ना ना ना, सुनो, माई रिवीजन विल गो हैंड टू हैंड। आप तो अपना पेपर सॉल्व करते रहिए साथ साथ। बेटा देखो, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, तुम सोचो कि मुझे 15 दिन चाहिए पूरा रिवीजन करने के लिए, वो नहीं। आप पेपर सॉल्व करते चलिए और रिवीजन साथ साथ। जैसे तुमने क्या कर लिया कि टारगेट किया इस हफ्ते में फर्स्ट बुक रिवाइज करनी है, लेकिन 2 सैंपल पेपर भी तो करने हैं। अगले हफ्ते में सेकंड बुक रिवाइज करनी है, लेकिन 2 सैंपल पेपर तब भी करने हैं। सैंपल पेपर चलता रहेगा, वो तो चलता रहेगा। वो वो आपको इस तरह से हेल्प करेगा कि हर बार जब आपको लगे कि मैंने इतना पढ़ लिया, अब मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तुम सोचो कि मेरा पूरा सिलेबस मैं दिसंबर के महीने में रिवाइज करके तब जनवरी से सैंपल पेपर करना शुरू करूंगा, दैट विल बी अ मिस्टेक, सेटल मिस्टेक, नहीं करना। 22 तक, आज तो 14 8 दिन में, अगर तुम्हें अपने पे इतना भरोसा तो कर लो। तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक हफ्ते में 2 सैंपल पेपर नहीं, फिर 4 करने चाहिए। क्योंकि तुम, हाँ तो हाँ तो अगर कुछ चीज नहीं आती तो फिर मेरे से पूछो, ट्यूसडे थर्सडे वाले टाइम में आके पूछो, तो सबके सीखने का टाइम ही होता है ना। रेगुलर क्लास में मैं हर बैच में रिवीजन उसके हिसाब से लेके चलूंगा, मंडे वेडनेसडे की रिवीजन मंडे वेडनेसडे में, ट्यूसडे थर्सडे में, दोनों टॉपिक लेके चलेंगे। हाँ और क्या करूंगा मैं, क्योंकि टाइमिंग तो सबके अलग अलग ही है ना। अब मैं ऐसे तो नहीं करूंगा चलो दोनों मिल जाओ, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन ट्यूसडे थर्सडे वालों की स्पीड अलग है, मंडे वेडनेसडे वालों की स्पीड अलग है
ट्यूजडे थर्सडे वालों का फोकस अलग है, मंडे वेडनेसडे का फोकस अलग है। नहीं तो करना, जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ कंबाइन करके करना है वहां कर लेंगे। नहीं, थर्ड बुक तो बिल्कुल रिवाइज नहीं कराऊंगा, वो तो तुम चुप बैठ के करो मेरे साथ। ओके, सो आई एम वाइंडिंग अप टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये चैप्टर खत्म हो चुका है, अब इसकी प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है, और सैम्पल पेपर करना शुरू